इम्तियाज़ अहमद मागरी जो लड़का बेचारा जिसको 2-3 दिन पहले जो है यहाँ से पुलिस लेके गई थी फॉर इन्वेस्टिगेशन। बदकिस्मती की बात है, एक दहशत का माहौल जो है वो पैदा किया जा रहा है और पानी बंद कर दिया है, सेनाएं तैयार हैं, जमीन के भीतर से आतंकियों के ठिकाने खोज निकाले जा रहे हैं, जंगल से विस्फोटक बरामद किए गए हैं। अब उम्मीद है कि आतंकियों का भी नंबर आएगा और उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लगभग रोजाना हाई प्रोफाइल बैठकें हो रही हैं, प्रधानमंत्री और रक्षा अधिकारियों की बैठक भी हुई। लेकिन ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरत है आपसी एकता और समरसता की, एक दूसरे के साथ की और साथ मिलकर के उन्हें नाकाम करने की जो आतंकी हमले में मारे गए नौसैनिक की पत्नी की चरित्र हत्या से भी बाज नहीं आ रहे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Hire, American Pistachios and Candid. पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको दे देते हैं। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत की अहम डिफेंस वेबसाइट्स को निशाना बनाने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि साइबर हमले में रक्षा कर्मियों की गोपनीय जानकारी लीक होने की आशंका है। मामले की जांच शुरू हो गई है। इंडिया टुडे से जुड़ी शिवानी शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने बताया कि पाकिस्तान साइबर फोर्स नाम के एक्स हैंडल ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के संवेदनशील डेटा को एक्सेस किया। इसके अलावा इस ग्रुप ने रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट को भी निशाना बनाया। हैकर्स ने वेबसाइट पर पाकिस्तान का झंडा और अल खालिद टैंक की तस्वीर डाल करके इसे खराब करने की कोशिश की। इसके जवाब में सेना ने क्या किया, एहतियात के तौर पर आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की वेबसाइट को फिलहाल ऑफलाइन कर दिया गया है। इसकी पूरी जांच की जा रही है ताकि नुकसान का अंदाजा लगाया जा सके और वेबसाइट की सुरक्षा भी भविष्य में सुनिश्चित की जा सके। सेना ने कहा है कि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और एजेंसियां लगातार नजर रख रही हैं ताकि पाकिस्तान से जुड़े हैकर्स के किसी भी नए साइबर हमले का पहले से पता लगाया जा सके। पाकिस्तान के हैकर्स ने भारतीय सेना से जुड़ी कुछ अहम वेबसाइट्स, चाहे वो MES की वेबसाइट हो या फिर मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट हो, उनको हैक करने का दावा किया है। भारतीय सेना ने इसमें से कुछ वेबसाइट्स को तुरंत ऑफलाइन कर दिया जिसमें सेंसिटिव डेटा हो सकता था। मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट के कुछ आला अधिकारियों का कहना है कि उनका सभी डेटा सुरक्षित है, यानी भारतीय सेना की जो तकनीक है जिससे वो अपना डेटा सुरक्षित रखते हैं, उससे इन हैकर्स का जो क्लेम है वो अभी सही साबित नहीं हो रहा है। और ये बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में जब ये कोशिश की गई, अटेम्प्ट किया गया इन वेबसाइट्स को हैक करने का, उसके बाद तुरंत जो हमारे सिस्टम्स थे, जो भारतीय सेना के सिस्टम्स थे, वो एक्टिवेट हुए और उन्होंने अपनी साइट्स को बचा लिया। अब भारतीय सेना ने एक डायरेक्टिव दिया है कि अपने जो भी वेबसाइट्स हैं उनको और ज्यादा सिक्योर रखा जाए और जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी ऑपरेशन से जुड़ी हुई जानकारियां होती हैं या फिर जो संवेदनशील डेटा होता है उसको और ज्यादा सिक्योर रखने की बात यहां पर भारतीय सेना ने कही है। That's the power of pistachio. अब पहलगाम हमले से जुड़े बाकी अपडेट्स भी जान लीजिए। जम्मू कश्मीर का पुंछ जिला, यहाँ के सुरनकोट इलाके का जंगल में बिखरे पड़े कुछ पैकेट्स के अंदर RDX से लैस 5 IED डिवाइसेस, कुछ हथियार, कंबल, कपड़े और सैटेलाइट फोन। तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। हमारे सुरक्षा बलों ने टेररिस्ट हाइड आउट को तबाह कर दिया। हाइड आउट का मतलब जहां आतंकवादी छिप करके रहते हैं, खासतौर से जंगलों में, पहाड़ के दुर्गम इलाकों में। अधिकारियों का कहना है कि हाइड आउट का संबंध पहलगाम के आतंकवादियों से हो सकता है। हाइड आउट मिला तो सबसे पहले इन 5 IED डिवाइसेस को नियंत्रित तरीके से नष्ट किया गया। वजन था इनका आधा किलो से लेकर के 5 किलो तक। 2 विस्फोटक स्टील की बाल्टियों में रखे गए थे और बाकी 3 टिफिन बॉक्स में। रविवार रात जब ये ऑपरेशन चल रहा था
तब पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर एलओसी पर गोलीबारी भी की जा रही थी, एक साथ कई जगहों पर। भारतीय सेना के जवान मुस्तैदी से इसका जवाब भी दे रहे थे। इसी शाम जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी वीके बर्डी एक जरूरी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में शामिल हुए। उनके साथ सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक और एनआईए की मौजूदा जांच से कुछ जरूरी जानकारियां सामने आई। मसलन आतंकवादी श्रीनगर की सेंट्रल जेल और जम्मू की कोट बलवाल जेल को निशाना बना सकते हैं। इन जेलों में हाई प्रोफाइल आतंकवादी और उनके मददगार ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGWs बंद हैं। जेल में बंद इन आतंकवादियों से पूछताछ के बाद सुरक्षा एजेंसियों को पहलगाम हमले से जुड़े कुछ जरूरी सुराग मिले हैं। एनआईए ने 2 कुख्यात OGWs निसार और मुश्ताक से पूछताछ की है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद ही सुरक्षा बलों ने पुंछ वाले टेरर हाइडआउट को खोज निकाला। इस पूछताछ से मिले इनपुट के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। चेक पॉइंट्स बढ़ाए गए हैं। संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है। एनआईए की जांच में और क्या सामने आया, इस टेरर हाइडआउट का भंडाफोड़ कितना बड़ा डेवलपमेंट है, जानते हैं साथी पत्रकारों से। तो ये पहाड़ी इलाका है और खासतौर पे एक बड़ा बैकपैक लेके ये आतंकी घूम रहे हैं। इसका मतलब है एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फूड उनके पास है। पानी के बिना ज्यादा दिन नहीं रह सकते, तो ये भी अब है कि मौसम जिस तरह से रहा तो बारिश भी हुई है तो पानी का सप्लाई रीइंफोर्स हो गया है। तो सुरक्षा बलों का अपना मानना है और एक कैलकुलेशन उन्होंने ये की है कि ये सप्लाई ज्यादा दिन नहीं चलेगा अगर थोड़ा थोड़ा करके भी खाएं, क्योंकि उससे एनर्जी लेवल भी कम होती है, लोकल पॉपुलेशन के साथ कहीं टच में नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीजें हुई हैं, तो उनका मानना है कि कुछ दिन और जरूर है, लेकिन एक बार उनकी सप्लाई खाने पीने की बंद हो जाती है तो इसका मतलब है जैसे एक चूहा बिल में रहता है और उसके बाद वो बाहर निकलता है, तो ये अपनी बिल से यानी जंगलों से बाहर जरूर निकलेंगे और इसका एक टाइम फ्रेम है। और उन्होंने कहा है कि 1 महीने तक ये कॉर्डन जो है ये इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं छूटेगा, ये पक्का कॉर्डन है और इस बीच में एक बड़ी कार्रवाई करने की बात की गई है। और एक बार अगर कोई उनके पास किल आता है या इस ग्रुप का कोई भी मरता है या पकड़ा जाता है, ऐसा तो बोला जाता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट की ऐसी ट्रेनिंग होती है तो वो कोशिश करते हैं कि कभी हाथ ना आए, क्योंकि उनके पास फिर ऐसे कई सुराग होते हैं। तो वो गन फाइट जरूर होगी, वो अपने आप से पूरा टक्कर देने की कोशिश करेंगे पर हाथ में आने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं वो अहम हो जाती है। लेकिन उनके पास में से क्या वेपन मिलते हैं, किस तरह के जैसे डिवाइसेस की बात की जा रही है वो निकलते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत अहम हो जाती है। बात जांच और पूछताछ की हो रही है तो कश्मीर में हुई एक मौत की बात भी करते हैं जिसने विवाद की शक्ल ले ली है। मृतक के घर वाले सुरक्षा बलों पर कस्टोडियल डेथ का आरोप लगा रहे हैं, जहीं पुलिस का कहना है कि मृतक लश्कर-ए-तैयबा के स्लीपर सेल से जुड़ा था और भागने की कोशिश में उसकी जान चली गई। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब 4 मई को 23 साल के इम्तियाज अहमद का शव कुलगाम जिले में वैष्णो नदी में मिला। अहमद तंगमर्ग का रहने वाला था और कुछ ही दिन पहले उसको हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने बताया कि वो एक हाइड आउट की लोकेशन पर लेकर के उनको गए थे ताकि कुछ सुरागों को आपस में जोड़ा जा सके। पुलिस ने यह भी बताया कि 23 अप्रैल को कुलगाम जिले में आतंकियों के साथ एक एनकाउंटर हुआ था। घने जंगल का फायदा उठा करके 2 आतंकवादी भाग निकले थे। इसी दौरान इम्तियाज अहमद की भूमिका का पता चला था। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में अहमद ने आतंकियों की मदद करने की बात स्वीकार की थी। एक हाइड आउट की निशानदेही भी उसने की थी। पुलिस इन्हीं सब जानकारियों पर बिल्डअप करना चाहती थी। ऐसे में इम्तियाज के जरिए और हाइड आउट्स को खोजने का ऑपरेशन चल रहा था। इसी दौरान उसने भागना चाहा और वो दरिया में बह गया। पुलिस ने इस संबंध में एक ड्रोन फुटेज भी जारी किया है जिसमें इम्तियाज को दरिया में कूदते हुए देखा जा सकता है। इम्तियाज के घर वाले पुलिस पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। मसलन पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा सा एक्स पोस्ट लिखा, कहा कि स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि इम्तियाज को 2 दिन पहले ले जाया गया था, अब उसका शव नदी में मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, बेकसूर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इधर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट की सदस्य सकीना इट्टू इम्तियाज के घर वालों से मिलने पहुंची। दावा किया कि पुलिस रिकॉर्डिंग में इम्तियाज के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। न्यायिक जांच की भी उन्होंने मांग की। कुछ दिन पहले 2 दिन पहले इसको उठा के ले गए जो भी पार्टी थी, और फिर घर वाले भी गए, किसी कैंप में था ये भी बाग, वहाँ पे उससे बात की है और उन्होंने कहा हम इसको छोड़ देंगे। लेकिन आज सुबह जब लोग उठे तो उनको इन्फॉर्म किया गया कि कोई डेड बॉडी जो है वो किसी नाले में है। तो मैं समझती हूँ कि ये बदकिस्मती की बात है, एक दहशत का माहौल जो है वो पैदा किया जा रहा है। और
आपने पुलिस के दावे सुने, इम्तियाज के घर वालों को भी सुना और नेताओं को भी। अब कुछ और ज़रूरी बातें। जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में ऑपरेट करना सुरक्षा बलों के लिए हमेशा एक चुनौती रही है, एक अग्नि परीक्षा जैसा समझ लीजिए। एक तरफ उन्हें आतंकवादियों के नेटवर्क को नेस्तनाबूद करना है और दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित करना है कि निर्दोष लोग इसकी जद में ना आए। ये चुनौती नई नहीं है। ये तो बात हुई जम्मू कश्मीर की। अब दिल्ली चलते हैं, जहां हाई लेवल मीटिंग्स लगातार जारी हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की। ये पिछले 2 दिनों में प्रधानमंत्री और शीर्ष रक्षा अधिकारियों की तीसरी बड़ी बैठक थी। इसके पहले 4 मई को प्रधानमंत्री वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी से मिले थे। बैठक में सैन्य तैयारियों की चर्चा हुई। एयर चीफ मार्शल ने प्रधानमंत्री को बताया कि भारतीय वायुसेना हर स्थिति के लिए तैयार है। वहीं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने बताया कि नौसेना अरब सागर में अभ्यास कर रही है और उसकी पश्चिमी फ्लीट के सभी प्रमुख युद्धपोत, गश्ती विमान और जहाज समुद्र में तैनात हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नौसेना किसी भी आदेश पर तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि जो हमारी तरफ बुरी नजर डालेंगे उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना हमारा कर्तव्य है। दिल्ली से ही कुछ और फैसले भी लिए गए। सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद अब भारत ने पाकिस्तान को पानी की सप्लाई बंद करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रवि किशन खजूरिया और जिया हक की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध से पानी का प्रवाह बंद कर दिया है और झेलम नदी पर किशनगंगा परियोजना से भी पानी की मात्रा कम करने की तैयारी है। रिपोर्ट के मुताबिक बगलिहार बांध में गाद हटाने यानी डीसिल्टिंग का काम 3 मई को शुरू हुआ। इसके चलते बांध के गेट बंद कर दिए गए, जिससे पाकिस्तान को जाने वाला पानी 90% तक कम हो गया। एक अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि संधि को स्थगित करने के बाद हर संभव तरीके से अपनी नदियों के पानी का इस्तेमाल अपने नागरिकों के लिए करने की योजना भी बनाई जा रही है। उधर जल शक्ति मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को बताया कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी की उत्तरी राज्यों में आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन यानी NHPC के करीब 50 इंजीनियर जम्मू कश्मीर में इन कार्यों की देखरेख के लिए तैनात हैं। चिनाब और उसकी सहायक नदियों पर इस समय 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट्स हैं पकल दुल, किरू, क्वार और रतले। इन चारों परियोजनाओं की कुल क्षमता 3014 मेगावाट है। ये हर साल 10,541 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेंगे। ये परियोजनाएं NHPC और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी JKSPDC मिलकर के बना रहे हैं। इनके 2027-28 तक पूरा होने की उम्मीद है। दिल्ली से ही एक और अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी को संवेदनहीन होकर के काम करने के लिए फटकार लगाई। पिछले हफ्ते भी कोर्ट ने तिवारी की पहलगाम हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका को ठुकरा दिया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि पिछली बार भी हमने आपको सलाह दी थी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है, आपकी ये याचिकाएं दायर करने के लिए आपको कौन कह रहा है, आपको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। बेंच ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर की जा रही हैं, इनका जनहित से कोई लेना देना नहीं है। संवेदनहीनता की बात हो रही है तो कुछ लोग इसकी सारी हदें पार करते हुए भी नजर आए। अपनी स्क्रीन पर चलती तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर इस देश की स्मृति में हमेशा हमेशा के लिए चस्पा हो गई है। 22 अप्रैल के दिन आई इस तस्वीर में इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की देह शांत अवस्था में रखी हुई है। बगल में उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल बैठी हैं, एकदम असहाय, एकदम बेसुध होकर के, जैसे कुछ कहने को बचा ही नहीं है। आतंकियों ने पहचान पूछने के बाद विनय नरवाल की जान ले ली। सिर्फ 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। आतंकी हमले के बाद इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, न्याय की मांग की गई। इस तस्वीर के कुछ दिनों के बाद एक और तस्वीर आई जब विनय नरवाल की अंतिम यात्रा की तैयारियां की जा रही थी। ताबूत के सामने हिमांशी विलाप कर रही थी। गमगीन घरवाले एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इन तस्वीरों को भी सोशल मीडिया पर शेयर करके फिर से न्याय की मांग बुलंद की गई। फिर एक तीसरी तस्वीर आई। हिमांशी नरवाल 1 मई को करनाल गई थी। पति के जन्मदिन के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। इस दौरान मीडिया के लोग हिमांशी से मुखातिब हुए। हिमांशी ने कहा कि उनके पति के साथ जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में कश्मीर के लोगों और भारत के मुसलमानों के खिलाफ नफरत नहीं फैलानी चाहिए। People
going against Muslims or Kashmiris. We don't want this. We want peace and only peace. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. हिमांशी ने ये सब बातें तब कहीं जब देश के अलग अलग हिस्सों में पहलगाम हमले से आक्रोशित कट्टरपंथी संगठनों के लोग मुसलमानों को निशाना बना रहे थे और ऐसे समय में अपने जीवन का संभवतः सबसे बड़ा कष्ट झेलने वाली एक महिला समझदारी की बात कह रही थी कि कुछ आतंकियों की करतूत की सजा भारतीय कश्मीरी नागरिकों को न दी जाए सिर्फ इसलिए कि उनका धर्म एक था। लेकिन मुखौटा लगाए हुए कुछ गिद्ध उनके पीछे पड़ गए। इन लोगों ने दर्शाया कि वे उनकी पॉलिटिक्स में फिट ना होने वाले प्रत्येक व्यक्ति की चरित्र हत्या कर सकते हैं, भले ही वो आतंकवाद की विक्टिम महिला क्यों ना हो, भले ही वो भारतीय नौसेना के दिवंगत लेफ्टिनेंट की पत्नी ही क्यों ना हो। उन्होंने जो बातें लिखी हिमांशी के बारे में, उसमें से ज़्यादातर ऐसी हैं जिन्हें दोहराना भी मर्यादा के विपरीत होगा। जब ये सब हो रहा था तब कुछ सुधीजन हिमांशी के साथ खड़े हुए, इन जहर बुझे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इंडियन आर्मी के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों ने याद दिलाया कि हिमांशी एक भारतीय होने के नाते एक महिला भी हैं और हमारी संस्कृति में महिलाओं का सम्मान करने की परंपरा है। लेखक और कश्मीर मामलों के जानकार राहुल पंडिता ने लिखा, ये लोग सेना के जवानों और उनके परिवारों के साथ ऐसा घटिया बर्ताव केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी बातें उनके एजेंडा में फिट नहीं बैठती। इससे पता चलता है कि वे सैनिकों का कितना सम्मान करते हैं। इनसे घटिया कोई नहीं हो सकता। इधर जब हिमांशी पर ऑनलाइन हमले बढ़े तो भारत सरकार को रिपोर्ट करने वाले राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने भी संज्ञान लिया। एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल जी को उनके एक बयान के संदर्भ में सोशल मीडिया पर जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है वह अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी महिला की वैचारिक अभिव्यक्ति या निजी जीवन को आधार बनाकर उसे ट्रोल करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। किसी भी तरह की सहमति या असहमति को सदैव शालीनता और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर व्यक्त किया जाना चाहिए। पहलगाम में जो हुआ वो बेशक आक्रोशित करने वाला है। हम सभी दुश्मन से हिसाब बराबर करना चाहते हैं, लेकिन हमारे सक्षम सुरक्षा बलों का काम है ये, और हमारा काम है एकजुट होकर के उनके पीछे खड़े होना। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ की ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए जब ललन टॉप से बातचीत में उन्होंने कहा था कि हम अगर आपस में बटेंगे तो आतंकियों के ही मंसूबे पूरे होंगे। तो वो चाहते हैं कि ये वापस जब बॉडीज जाएंगी, मैं पिछले 2-3 दिन से इसी चर्चा में है, अलग अलग चैनल्स पे हम यही बात देख रहे हैं कि अलग अलग देश के हिस्सों में जब बॉडीज जाती हैं तो फिर वहां पे फिर वो रोष आता है। अभी राहुल एंड में कह रहे थे जब मैं कि कई जगहों पे ऐसे हो गया कि कश्मीरियों पे अटैक कर दिया तो वो गुस्सा आएगा। लेकिन अगर मैं राहुल से सहमत हूं इस बात पे कि अगर भारत के अलग अलग जगहों में, अलग कश्मीर जम्मू कश्मीर को छोड़ के अलग जगहों में अगर हमने ये कश्मीरियों के खिलाफ वायलेंस या हिंदू मुस्लिम के अगर इश्यू आ जाती हैं तो फिर तो टेररिस्ट अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। हमें वो उनको विफल करना है। दिस इज वन ऑफ देयर एम्स व्हिच वी हैव टू नेगेट। शो लिखे जाने तक राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये नहीं बताया है कि हिमांशी का अपमान करने वाले इन छद्म नाम वाले हैंडल्स पर एक्शन होगा या नहीं। इनमें से कई हैंडल्स अच्छी खासी फॉलोइंग रखते हैं और अक्सर जहर की खेती करते हैं। हम अगर आतंकवाद के पीड़ित भारतीयों के जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो कम से कम उन पर नमक छिड़कने वालों पर कार्रवाई तो करनी ही चाहिए। बड़ी खबर को यहीं विराम, अब सुर्खियां। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 5 मई को फोन पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के भारत आने के न्योते को स्वीकार कर लिया। पुतिन को इस साल भारत में होने वाले 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। दोनों नेताओं के बीच पहलगाम हमले को लेकर के भी चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की
और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते बाहरी दबावों से प्रभावित नहीं होते और लगातार मजबूत हो रहे हैं। इससे पहले 3 मई को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की थी। लावरोव ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से आपसी बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। एक अंतरिम आदेश पारित करने के लिए भी लंबी चौड़ी सुनवाई की जरूरत पड़ेगी। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देती याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीजेआई संजीव खन्ना ने ये टिप्पणी की। उन्होंने अगली सुनवाई को 15 मई तक टाल दिया है। 15 मई के दिन सीजेआई डेजिग्नेट बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनेगी, क्योंकि तब तक मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना रिटायर हो चुके होंगे। सीजेआई खन्ना की अगुवाई वाली 3 सदस्यों की बेंच में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन शामिल थे। सीजेआई खन्ना ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं की तरफ से दायर हलफनामे देखे हैं। उन्होंने केंद्र से कहा, आपने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और कुछ आंकड़ों के बारे में बात की है जिन पर याचिकाकर्ता सहमत नहीं है, इन पर विचार करना होगा। कुछ पॉइंट्स पर और स्पष्टता चाहिए। सीजेआई ने 2 बातें साफ की। अभी कोई फैसला या अंतरिम आदेश सुरक्षित नहीं कर सकते। इस मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन ये मेरे सामने नहीं होगी। अगर सभी सहमत हैं तो इसे जस्टिस गवई की बेंच के सामने 15 मई को रखते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल, AM सिंघवी और केंद्र सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई के सुझाव से सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर आखिरी सुनवाई 17 अप्रैल के दिन हुई थी। तब केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा था। सर्वोच्च अदालत ने इसकी मंजूरी दी थी। साथ ही साथ याचिकाकर्ताओं से भी कहा था कि वे सरकार की दलीलों पर अपने प्रत्युत्तर दाखिल कर सकते हैं। इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट को कुछ गारंटियां भी दी गई थी। मसलन अगली सुनवाई तक वक्फ बाय यूजर प्रावधान को लागू नहीं किया जाएगा और वक्फ बोर्ड्स और वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों को शामिल नहीं किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने 25 अप्रैल के दिन हलफनामा दाखिल किया, कानून पर किसी भी तरह की रोक का विरोध किया, दलील दी कि संसद में पारित हुए कानून संवैधानिक होते हैं और किसी भी तरह का हस्तक्षेप ऐसा संदेश देगा कि न्यायपालिका कार्यपालिका को चला रही है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन 1923 से ही जरूरी है। ये कानून किसी भी तरह से मुस्लिम समुदाय के पर्सनल लॉ में दखल नहीं देता। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए न्यूज रूम चलते हैं। पहलगाम हमले पर तमाम अपडेट्स के बीच कुछ जरूरी जानकारियां आई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों से 7 मई को मॉक ड्रिल्स करने को कहा है। कुल 5 कदम उठाने को कहा है। क्या है ये 5 कदम? हवाई हमले की वार्निंग्स वाले सायरन बजाए जाएं। पहला कदम ये, जो आर्म सिविलियंस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सिविल डिफेंस की जानकारी दी जाए ताकि वो किसी हमले की स्थिति में खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। ये दूसरा कदम है। तीसरा कदम है जो अचानक से ब्लैकआउट की व्यवस्था की जाए ताकि दुश्मन को भ्रमित किया जा सके। हमारे जो महत्वपूर्ण पावर प्लांट्स हैं, जो औद्योगिक साइट्स हैं, उनको कैमोफ्लेज किया जाए। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमला होता है तो उस स्थिति में उनको छिपाया जाए, उनको बचाया जाए ताकि वो नज़र ना आए किसी भी तरीके से। आपातकाल की जो स्थिति होती है उसमें किसी जगह से सुरक्षित निकलने के जो प्लान्स होते हैं, जो बेसिकली जिनको एग्जिट प्लान्स कहा जाता है, उनको अपडेट किया जाए और इनका बार बार रिहर्सल कराया जाए आम लोगों को और तमाम जो नागरिक हैं उनको। एक और जानकारी जो इम्पोर्टेंट आई है जम्मू कश्मीर से, वो ये है कि पहलगाम के SHO रियाज अहमद का ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनको अनंतनाग ASP ऑफिस के साथ अटैच कर दिया गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि एक ये कार्रवाई इस हमले के बाद जो की गई है वो एक तरीके से ट्रांसफ़र करके हुई है। एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी आई है वो पहलगाम हमले से इतर है, लेकिन देश के डेवलपमेंट्स के संबंध में वो महत्वपूर्ण है ये कि राहुल गांधी जो हैं लोकसभा विपक्ष के नेता, वो PMO में PM मोदी से मिले हैं। और ये मुलाकात किस संबंध में हुई? जो CBI की जो नए डायरेक्टर की नियुक्ति होनी है उसके संबंध में मुलाकात हुई है। बेसिकली केंद्र सरकार के रिकमेंडेशन पर CBI डायरेक्टर की नियुक्ति होती है। इसमें 3 मेंबर वाली कमेटी एक रेकमेंड करती है एक नाम। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, दूसरे सदस्य होते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी अभी राहुल गांधी, और जो तीसरे सदस्य होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनकी तरफ से जो किसी जज को नॉमिनेट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के, वो इस कमेटी का सदस्य हो सकता है। बेसिकली हर 2 साल में CBI डायरेक्टर की नियुक्ति होती है और ये 2 साल का टेन्योर कब फिक्स हुआ था? 2003 में एक कानून बना था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, वहाँ पे एक कार्यकाल फिक्स किया गया था 2 साल का। तो अभी CBI के मौजूदा डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद,
उनका कार्यकाल 25 मई को खत्म हो रहा है, तो इसी संबंध में ये मीटिंग हुई। बैक टू स्टूडियो। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।